हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के 2013 से लेकर के 2015 तक में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया उन सभी प्रश्नों को म्यूजिक के आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होता है, जो कि सेम आप तो लोगों का जो एग्जाम होगा उसमें भी किस तरह से रिपीट होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक और अच्छे से जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है 2013 का पहला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों निषाद में लगते हैं। चार राग का नाम दिया हुआ है, भीम पलासी, भैरव, देश और बिहाग। तो ये जो चार राग है, इस चार राग में से किसमें दोनों जो होते हैं वो निषाद में लगते हैं। तो राग भीम पलासी में दोनों निषाद में लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग केदार का वादी स्वर क्या होता है। तो राग केदार का जो वादी स्वर है वो होता है म। क्या होता है राग केदार का वादी स्वर? तो म होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है राग बिहाग का साम्यवादी स्वर क्या होता है। किस चीज़ का पूछा जा रहा है? तो राग बिहाग का। राग बिहाग का जो साम्यवादी स्वर है वो होता है नी। क्या होता है? तो नी होता है राग बिहाग का साम्यवादी स्वर। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग भीम पलासी का गायन समय क्या है। ये सारा क्वेश्चन 2023 में आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है कि राग भीम पलासी जो है इसका गायन समय क्या होता है, कब गाया या बजाया जाता है राग भीम पलासी को। तो राग भीम पलासी का गाने का समय होता है रात्रि का पहर, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं। यहाँ पर आहे लिखा लेकिन आते हैं। तो उस्ताद अब्दुल करीम खां जो है किस घराने से आते हैं? ग्वालियर घराना, आगरा घराना, जयपुर घराना या किराना घराना। तो याद रखना है आप लोगों को अच्छे तरीके से कि उस्ताद अब्दुल करीम खां जो थे ये किराना घराने से आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूपाली डैश प्रकार का राग है। 2013 में जो छठा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि भूपाली किस प्रकार का राग है। तो ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाए इसका डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है। और ये सेम क्वेश्चन जो है ना कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया पिछले 11 सालों में। तो अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? तो पंडित भातखंडे। पंडित भातखंडे जो है ये अभिनव राग मंजरी के लेखक हैं। और आपसे एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 नंबर में दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न में पूछा जाएगा कि पंडित भातखंडे जो है इनका जीवन परिचय बताएं। तो 5 नंबर में एक क्वेश्चन रहेगा और जिस समय आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर करवाएंगे उस समय इसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, तो याद रखना अभी बस आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इतना ही कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है। तो पंडित भातखंडे हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। कहरवा ताल जो है इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 7, 8, 10 या 12। तो याद रखना है कहरवा ताल में मात्राओं की संख्या जो है वो 8 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस ताल में 7 मात्राएं होती है। वो कौन सा ताल है जिसमें कि 7 मात्राएं होती है? तो याद रखना है रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं। किस ताल में 7 मात्राएं होती हैं? तो रूपक ताल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है। तो धमार गायकी जो है इसमें धमार ताल का ही प्रयोग होता है। याद रखना है धमार से कि धमार गायकी में धमार ताल का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ख्याल गायन में किस प्रकार के, तो यहाँ पर ताल लिखा हुआ है लेकिन आप होगा ताल वाद्य का प्रयोग होता है। ख्याल गायन में जो है किस प्रकार के ताल वाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो ख्याल गायन में जो है तबला का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना है ख्याल गायन जो होता है उसमें किस प्रकार के ताल, यहाँ पर तार नहीं होगा ताल होगा। ख्याल गायन में जो है किस प्रकार के ताल वाद्य का प्रयोग होता है? तो तबला का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण जाति में कितने स्वर का प्रयोग होता है। संपूर्ण जाति में जो है कितने स्वर का प्रयोग होता है। तो संपूर्ण जाति में आपको याद रखना है 7 स्वरों का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए 2013, 14, 15 इस समय क्या होता था, ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के नहीं पूछे जाते थे, केवल 12 ही पूछे जाते थे। तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है हमारा 2013 का क्वेश्चन, समझ गए। और अगर आप लोग म्यूजिक का गेस्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं 2000 आपका जो एग्जाम होने वाला है अगला साल जो 2025 के लिए, उसके लिए गेस्ट क्वेश्चन, तो वो कैसे लेना है वो आपको बता देते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं ये गेस्ट क्वेश्चन ले चुके हैं और वो वीडियो भी देख रहे होंगे। तो जो लोग भी इस गेस्ट क्वेश्चन को ले लिए वो वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। जो लोग अभी तक नहीं लिए उनको बता देते हैं कि किस तरह से आपको इस गेस्ट क्वेश्चन के PDF को लेना है। तो ये समझ लीजिए जल्दी से कि इसमें आपको मिलेगा क्या क्या और कैसे लेना है। तो गेस्ट क्वेश्चन में रहेगा क्या क्या, तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव 400 क्वेश्चन रहेगा। सब्जेक्टिव जो है ये लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, इसमें दोनों टाइप के प्रश्न रहेंगे और 100 से भी ज़्यादा रहेंगे।
PYQ जो कि 2013 से लेकर के 2024 तक 11 साल में जो भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में वो सारा का सारा इस PDF में रहेगा। समझ गए, ये तो सिर्फ हो गई म्यूजिक की बात। और सेम इसी तरह से जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा आर्ट्स में, उस 5 सब्जेक्ट का PDF मिलेगा, उस 5 सब्जेक्ट में इसी तरह से रहेगा, चाहे वो हिंदी की बात करें, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, इंग्लिश हो, या होम साइंस हो, या इकोनॉमिक्स हो, सारा के सारे सब्जेक्ट में इसी तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें चैप्टर वाइज रहेगा, यानी कि हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए वो आपको देखने को मिल जाएगा, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। और अगर इतना कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। समझ गए। और आपको 5 सब्जेक्ट का इसमें PDF मिल जाएगा, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो। अब बात कर लेते हैं इस PDF को लेना कैसे है। तो इसके लिए आपको केवल और केवल 50 रुपये पे करना है, और 50 रुपये में आपको 5 सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। और ये जो नंबर है 7903820891, इस नंबर को जैसे ही आप लोग फोनपे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा, नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है, 50 रुपये पे कर देना और उसका स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर से व्हाट्सएप है, उस नंबर पर क्या करना है, व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है। और जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो, 5 सब्जेक्ट का नाम आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप पर ही जो है 5 सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक, जो भी सब्जेक्ट हो आपका 5 सब्जेक्ट, उस 5 सब्जेक्ट का नाम आप लोग बता दीजिएगा और व्हाट्सएप पे ही आपको PDF जो है मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इस PDF को ले सकते हैं और बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की जो तैयारी है वो कर सकते हैं। और इतना तो याद रखिए कि इतना अगर आप लोग कर लेते हैं ना, जो आपको PDF में रहेगा, तो इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना कोई क्रैश कोर्स, ना कोई गेस्ट पेपर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई क्वेश्चन बैंक, बस इतना कर लीजिए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो 2013 का तो क्वेश्चन खत्म हो गया था, 2014 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां से शुरू करते हैं। तो 2014 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि राग भैरव का, भैरवी नहीं, राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है। तो राग भैरव का जो वादी स्वर है ये ग होता है, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। याद रखना है, राग भैरव का वादी स्वर तो ग होता है। अगला क्वेश्चन है, राग भीम पलासी किस ठाट का राग है। राग भीम पलासी जो है यह किस ठाट का राग है। तो याद रखना है, राग भीम पलासी जो है ये काफी ठाट का राग है, ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। राग भीम पलासी किस ठाट का राग है, तो राग भीम पलासी जो है काफी ठाट का राग है। अगला क्वेश्चन है, संगीत में वर्ण कितने होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस साल पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। संगीत में जो वर्ण होते हैं वो 4 होते हैं, संचारी, आरोही, अवरोही। ठीक है, इस तरह से संगीत में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं। तो स्वरों के जो चढ़ते क्रम होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आरोह कहते हैं। अगर आपसे इस साल एग्जाम में पूछ ले कि स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं, तो अवरोह कहते हैं। और संगीत में जो स्वर के चढ़ते क्रम होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आरोह कहते हैं, और उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि आरोह और अवरोह किसे कहते हैं, या फिर आरोह अवरोह की परिभाषा लिखे। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं, तो स्वरों के जो चढ़ते क्रम होते हैं उसे हम लोग आरोह कहते हैं, और स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं, तो अवरोह कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे। ये क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे, तो पंडित जो अहोबल थे वो संगीत रत्नाकर के लेखक है। कौन, तो पंडित अहोबल, या जैसे कि ऑप्शन में सिर्फ यहाँ पर अहोबल दिया हुआ है तो अहोबल भी लगा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग देश जो है किस ठाट का राग है। तो राग देश जो है एक खमाज ठाट का राग है, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद गायन में किस प्रकार के तालवाद्य का प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद गायन में जो है किस प्रकार के तालवाद्य का प्रयोग किया जाता है, तो ध्रुपद गायन में तबला का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। याद रखना है, ध्रुपद गायन में किस तालवाद्य का प्रयोग किया जाता है, तो तबला का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों निषाद में लगते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन अगर बात कर ले तो आप 2013 का पहला क्वेश्चन जो आपको करवाए थे वो यही क्वेश्चन था ना, कि निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों निषाद में लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जो क्वेश्चन 2024 में आया हो वो 2025 में नहीं आ सकता, यानी पिछले साल 1 साल पहले आया क्वेश्चन भी इस साल आ सकता है। इसलिए हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। जैसे कि यहाँ पर आप खुद देख लिए कि जो क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, पहला क्वेश्चन ही था, वो क्वेश्चन 2014 में भी पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों निषाद में लगते हैं, तो देख ही चुके हैं, भीम पलासी में। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं। उस्ताद फैयाज खां जो है किस घराने से आते हैं, तो आगरा घराने से आते हैं उस्ताद फैयाज खां, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है, एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती है। एक सप्तक में श्रुतियों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना है एक सप्तक में जो है 22 श्रुतियां होती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ताल में 6 मात्राएं होती है? वो कौन सा ताल है जिसमें कि मात्राओं की संख्या जो है वो 6 तो होती है? तो दादरा ताल जो है इसमें मात्राओं की संख्या 6 होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, और ये सेम क्वेश्चन जो है 2023 में भी पूछा गया था, 24 में भी पूछा गया था, यानी कि इसी साल। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये क्वेश्चन आपसे 2025 में नहीं पूछा जाए। तो याद रखना है कि झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो झप ताल में जो है 10 मात्राएं होती है। और आपको बता चुके हैं कि 2013 में 14 में 12 ही प्रश्न पूछे जाते थे। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है क्या, तो 2014 का क्वेश्चन। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा 2015 का क्वेश्चन। और 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो होता था कि संगीत में वर्ण कितने होते हैं। अब क्या देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जो है आपसे कब पूछा गया था, तो 2014 में पूछा गया था। ऊपर आपको करा चुके हैं क्वेश्चन कि संगीत में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। ये सेम क्वेश्चन 2014 में भी पूछा गया था। तो देख सकते हैं 14 में पूछा गया था और 15 में भी पूछा जा रहा है। तो समझिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरव किस ठाट से उत्पन्न है? राग भैरव जो है किस ठाट से उत्पन्न है, तो भैरव से ही भैरव उत्पन्न है, यानी कि राग भैरव जो है भैरव ठाट से उत्पन्न है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीम पलासी का गायन समय क्या है? भीम पलासी जो है उसका गायन समय क्या होता है, तो रात्रि का समय जो है ये भीम पलासी का गाने का समय होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रुति कितने हैं? ये क्वेश्चन भी पिछले साल पूछा गया था, यानी कि 2014 में और 15 में पूछा जा रहा है। तो श्रुति कितनी होती हैं, तो 22 होती हैं श्रुतियों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौ का पूरा नाम क्या होता है? गौ कई बार पूछते हैं कि इसका वादी स्वर, इसका संवादी स्वर गौ होता है, लेकिन ये गौ का पूरा नाम क्या होता है, तो गंधर्व होता है। क्या होता है, तो गंधर्व होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फैयाज खां का जन्म कब हुआ था? तो फैयाज खां का जो जन्म है ये 1886 में फैयाज खां का जन्म हुआ था। कब हुआ था फैयाज खां का जन्म, तो 1886 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विष्णु दिगंबर पद्धति में खाली का चिन्ह क्या होता है? तो विष्णु दिगंबर पद्धति में जो खाली का चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है, प्लस का साइन होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? तो ध्रुपद में जो है इसमें किस ताल का प्रयोग होता है, तो चौताल का प्रयोग होता है ध्रुपद में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? ग्रंथ नाट्य शास्त्र जो है इसके लेखक कौन है? तो ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि है। और ये सेम क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जब आपको वीडियो में करवाएंगे 2013 से लेकर के जिस समय में 2024 तक के क्वेश्चन को, 11 साल के क्वेश्चन एक ही वीडियो में, उस समय आपको और ज़्यादा पता चलेगा कि कैसे कैसे एक क्वेश्चन जो है 6 से 7 बार रिपीट होगा। यानी कि अगर आप 11 साल में अगर बात करें तो एक एक क्वेश्चन, ऐसा कई क्वेश्चन है जो कि 6 से 7 बार रिपीट हो चुका है। कई क्वेश्चन तो ऐसा है जो 8-9 बार भी रिपीट हो चुका है। वो सारा जब करवाएंगे एक वीडियो में एक सारे क्वेश्चन को तब बताएंगे, ठीक है। तो देख चुके हैं ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत मुनि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कलाकार को संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त है? और अभी देखिए बस 3 साल का क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं ताकि कितना होगा, 12, 12, 24, 36 क्वेश्चन हो जाएगा। 36 क्वेश्चन तो आप लोग एक दिन में याद कर लेंगे, और एक साथ करवाते अभी से अभी क्या हो जाता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इतना सारा क्वेश्चन होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या कराएंगे, एक साथ जैसे करवा दिया आपको 13, 14, 15 का, फिर करवा देंगे 16, 17 का, फिर 18, 19, फिर 20, 21, यानी 2-3 साल करके एक साथ करवाएंगे। और फिर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब पूरा आप लोग याद कर लेंगे, फिर रिवीजन के लिए क्या करवाएंगे, एक साथ सारा जो क्वेश्चन है उसको करवा देंगे, ठीक है। यानी कि म्यूजिक आपको अच्छे तरीके से तैयार करवा देंगे। और आपका जनवरी से पहले, यानी कि आपका एग्जाम फरवरी में होगा, लेकिन आपका जो ये जितना भी आपका सिलेबस है अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा देंगे दिसंबर लास्ट और जनवरी के फर्स्ट वीक तक ही, ठीक है। तो क्वेश्चन है, किस कलाकार को संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त है? किस कलाकार को संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त है? तो हबीउद्दीन खां को, हबीउद्दीन खां जो है उनको संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धमार गायकी में डैश ताल का प्रयोग किया जाता है? यानी कि धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग किया जाता है? तो धमार गायकी में धमार का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धमार गायकी जो है उसमें धमार ताल का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में ठाठ कितने होते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में जो ठाठों की संख्या है वो 10 होती है। कितनी होती है? तो 10 होती है हिंदुस्तानी संगीत में ठाठों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बताइए क्या हो गया आपका, 13 कंप्लीट, 14 कंप्लीट, 15 कंप्लीट। क्वेश्चन की संख्या कितनी थी? तो केवल और केवल 36 थी। 36 क्वेश्चन करवा दिए, जिसमें आप देख चुके हैं 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही, मतलब 30 क्वेश्चन आपको बस करना है 3 साल में, बस 13, 14 और 15, यानी 3 साल हुआ। इसमें आपको केवल 30 ही क्वेश्चन करना है। इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और ये
30 क्वेश्चन है फिक्स है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके 2025 के जो एग्जाम होगा या आगे जो एग्जाम होगा उसमें आपको पूछा जाएगा, चाहे आपका सेटअप एग्जाम हो चाहे आपका ये जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन इस 3 साल से ही रहेगा। फिर आप नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे तो उसमें आपको 16 और 17 या फिर 18 3 साल का क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक एक साल जितना साल भी पूछा गया जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सारा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। और ऊपर जो आपको नोट्स के बारे में बता दिए, जो लोग भी अभी तक नोट्स नहीं लिए उस नोट्स को जल्दी से जल्दी लीजिए और उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उसको कंप्लीट कर लिए यानी आपका म्यूजिक का सिलेबस कंप्लीट हो गया। उसके अलावा आपको म्यूजिक में कोई क्वेश्चन कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न सब्जेक्टिव न ऑब्जेक्टिव न लघु उत्तरीय न दीर्घ उत्तरीय, समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।